हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। हमारे प्यारे दोस्त पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021, 22 या 23 या कभी भी आप दे रहे हैं तो आप लोगों को, या 25 में भी दे रहे हैं तो आप लोगों को 100% आप लोगों को यही सब पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव। तो चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं। मैं जो मेरे भाई केवल मैं आप लोगों को साइंस बताऊंगा, ठीक है। और मैथ का बात रहा तो मैथ अभी नहीं बताऊंगा, मैं अभी टोटल अभी मैं साइंस ही बताऊंगा। यदि आप लोगों को साइंस से पूछा जाता है, फिजिक्स से 30 नंबर का रहता है, कितना नंबर, 30 नंबर, और केमिस्ट्री से 30 नंबर। तो हमारे प्यारे दोस्त आप लोग जानते हैं कि ये चैनल साइंस के लिए बहुत ही फेमस है, ओनली फॉर इस पर साइंस ही ज़्यादातर बताया जाता है। तो आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री 60 नंबर का तैयारी मैं करा दूंगा आप लोगों को 100%। आप लोग जुड़े रहेंगे और नए नए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। और नीचे जो है आप लोग को बैक वाला जो दिया गया है उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। तो हम लोगों का 1 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया है, सूर्य ताप क्या कर रहा है, सूर्य का ताप नापा जाता है क्या चीज़ से, तो वो नापा जाता है उत्ताप, ठीक है, उत्ताप मापी द्वारा। क्या चीज़ द्वारा, उत्ताप मापी द्वारा, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि ऊष्मा चालकता गुणांक की बीमा क्या है, ऊष्मा चालकता बीमांक की गुना क्या है, ऊष्मा चालकता गुणांक की बीमा क्या है। तो इसका हो जाएगा आप लोग को ml t के पावर -3 और k के पावर -1। तो यहाँ पर ml t के पावर -3 और k के पावर -1 आप लोग को एकदम कन्फर्म याद रखना है। यही सब ऑब्जेक्टिव आप लोग को 100% पूछा जाता है। अभी मैं फिजिक्स बता रहा हूँ, ठीक है। लगातार 30 फिजिक्स होगा, लगातार उसके बाद केमिस्ट्री होगा। परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर क्या होता है, तो परम शून्य ताप वह है जिस पर अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। अणुओं मतलब आप लोग जानते हैं कि कोई भी पदार्थ अणु से या परमाणु से मिलकर के बना होता है। तो पदार्थ जो है परमाणुओं तथा अणुओं का समूह होता है। तो वही पदार्थ में कि अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है परम शून्य ताप पर। आगे चलिए 4 नंबर में क्या कह रहा है कि वास्तविक गैस या आदर्श गैस नियमों का अधिक निकटता से पालन करती है। वास्तविक गैस जो है आदर्श गैस नियमों का अधिक निकटता से पालन करती है। तो हमारे प्यारे दोस्त निम्न दाब और उच्च ताप पर करती है पालन। निम्न दाब होगा, प्रेशर कम होगा और टेम्परेचर अधिक होना चाहिए, तभी वास्तविक गैस जो है आदर्श गैस के नियमों के अधिकतम निकटता का पालन करेगा। दाब क्या होना चाहिए, प्रेशर कम होना चाहिए और टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं मेरे भाई। कह रहा है कि ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक की एसआई मात्रक क्या होता है या एसआई इकाई क्या होता है। तो ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक की इकाई क्या होता है, तो उसका होता है आप लोगों को जूल प्रति कैलोरी। तो हमारे प्यारे दोस्त 1 जूल बराबर आप लोग याद रखिएगा 10 के पावर 7 अर्ग होता है। क्या होता है, 10 के पावर 7 अर्ग होता है, ठीक है। और 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, तो 10 के पावर 5 डाइन होता है। कभी कभी आप लोग को ये भी पूछ लिया जाता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं 6 नंबर में। एक आदमी एक गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकता है तो गेंद 20 सेमी ऊपर उठकर उसके हाथों में वापस आ जाती है, ठीक है। पहले एक आदमी जो ऊर्ध्वाधर एक गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकता है, जैसे कि एक आदमी यहाँ है ऊपर की ओर गेंद फेंका, ठीक है, छोटा सा गेंद। तो गेंद जो है 20 मीटर ऊपर उठकर उसके हाथ में फिर वापस आता है, यानी कि 20 मीटर ऊपर गया फिर उसके हाथ में ही पुनः आ जाता है। तो गेंद की प्रारंभिक गति क्या थी, वह हवा में कितने समय तक रही। जहाँ तक कि आप लोग को यहाँ पर जी का मान दे दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड। लमसम गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इसको लमसम हम लोग 10 लिख सकते हैं। तो इसका फार्मूला होता है मेरे भाई, क्या होता है, तो v² बराबर हम लोग लिखेंगे u², पूरा सॉल्यूशन के साथ मैं बताया था -2gh। तो जब इसका मान निकालिएगा आप लोगों को वैल्यू रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वेग प्रारंभिक वेग तो 0 था, ठीक है, 0 लिख दिया। u² अंतिम वेग है, ठीक है,
चलिए, तो यहाँ पर क्या कह रहा है -2GH, तो हम लोग को GH कह रहा है, तो हम लोग इधर ये माइनस में है 2GH, तो इधर प्लस में आ जाएगा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं U² बराबर 2GH, ठीक है, क्योंकि एक तरफ 0 था। तो अगर हम लोग इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चलेगा, तो 2GH। अब GH का मान बैठा दीजिएगा तो आप लोग को आ जाएगा क्या, 2 × 10 × 20, ठीक है। तो बाहर में क्या आ जाएगा, तो 20 बाहर चला जाएगा, 2 × 20 है, 2 × 20, 20 और 20 मिल करके एगो 20 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को, ठीक है, U² प्रारंभिक वेग का मान, मतलब U का मान क्या गया, प्रारंभिक वेग U होता है, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग का मान क्या हो गया, तो प्रारंभिक वेग का मान हो गया आप लोग को 20 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। अब कह रहा है इसमें क्या, ऊंचाई मापने के लिए, तो h बराबर क्या होता है, ut + हाफ AT के स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ यहाँ पर एक जगह पर क्या लिया है, g गुरुत्वीय त्वरण, तो AT के स्क्वायर। तो u के मान आप लोगों को 20 आ गया है, t के मान क्वेश्चन में दे ही दिया है। तो उसी तरह से अगर आप लोग रखेंगे तो 4 सेकेंड आएगा टोटल आप लोगों का, g का मान 10 रख देना है। तो टोटल के टोटल आप लोगों को क्या आ जाएगा, एक तो 20 आया, दूसरा 4 आया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि m द्रव्यमान की एक वस्तु किसी r त्रिज्या वाले अर्धगोलीय प्याले के धरातल पर इसके किनारे से नीचे की तरफ सरकती है, तो प्याले की तली पर पहुंचने पर वस्तु का वेग क्या हो जाएगा, तो उसके तली पर पहुंचने पर वस्तु का वेग हो जाएगा √अंडर, आप लोग को मैं तुरंत ही बताया हूँ, 2GR, ठीक है, ठीक है, 2GR, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं ये फार्मूला। चलिए, पृथ्वी का औसत घनत्व किस पर निर्भर करता है, तो पृथ्वी का औसत घनत्व मेरे भाई आप लोग जानते हैं कि G समानुपाती D होता है, यानी कि G समानुपाती D का अर्थ होता है मेरे भाई क्या हो जाता है, तो वो हो जाता है G के अनुक्रमानुपाती होता है घनत्व, डेंसिटी, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण जो है वह जो है पृथ्वी के औसत घनत्व के समानुपाती होता है, यानी कि अनुक्रमानुपाती। आगे देखिए, कह रहा है 2 ओम प्रतिरोध वाले तार के सिरों के बीच 4 वोल्ट का विभवांतर, ठीक है, तो तार के अनुप्रस्थ काट में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की प्रति सेकेंड संख्या होगी, जबकि इलेक्ट्रॉन का मान दे दिया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो हमारे प्यारे दोस्त, इसका आप लोग जानते ही हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग हो जाएगा 1.25 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर आप लोग इसे नहीं बनाना जानते हैं तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि I बराबर क्या होता है, V/R। तो हम लोग को V का मान दे दिया है 4 वोल्ट और प्रतिरोध का मान दिया 2, काटिएगा तो आप लोग को 2 एम्पियर आ गया आंसर। क्या आया, I का मान 2 एम्पियर। और जबकि हम लोग जानते हैं कि Ni का मान कितना दे दिया है, 2। अब हम लोग जानते हैं कि 2 दे दिया है, तो यहाँ पर N जैसे के तैसे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या था, 1.6 गुने 10⁻⁻19। तो आप लोग जानते हैं कि नीचे 19 होता है माइनस में, तो ऊपर प्लस में। अब इसको से इसको काटिएगा तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ 10 आ जाएगा, तो ये कटेगा 8 बार में, ये कटेगा 10 बार में, समझ रहे हैं। फिर ये कटेगा 3 बार में, 4 बार में, तो ये कटेगा 5 बार में। तो लमसम आप लोगों को आ जाएगा 5/4 आया है ना, तो यही वाला आप लोगों को आंसर आ जाएगा, काटिएगा तो। अब करें, एक क्रेन 20 मीटर गहरी खान से प्रति घंटा 900 किलो किग्रा, ठीक है, किग्रा या किलोग्राम कोयला ऊपर लाती है, तो क्रेन की शक्ति वाट में क्या हो जाएगा, जबकि G के मान दे दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे प्यारे दोस्त, आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं इसका एकदम आसान सॉल्यूशन है, मैं डायरेक्ट आप लोग को समझा देता हूँ कि इसका आंसर हो जाएगा C 300। क्या हो जाएगा, 300। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 300 हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 11 में कह रहा है 1 किग्रा द्रव्यमान की क्षति से उत्पन्न ऊर्जा का मान होगा, तो उत्पन्न ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, जबकि आप लोग जानते ही हैं इसका फॉर्मूला। क्या जानते हैं मेरे भाई, तो आप लोग इसका फॉर्मूला जानते ही हैं। क्या जानते हैं, तो E बराबर क्या होता है, mc² होता है, ठीक है, mc² होता है। तो आप लोग जानते हैं कि द्रव्यमान जो है यहाँ पर आप लोग को 1 किग्रा दे दिया है, और C क्या होता है, प्रकाश का वेग, तो 3 × 10⁸, और इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 3 तिहाई के 9 हो गया, 3 के स्क्वायर, और गुने 8 दूना 10⁻16 हो जाएगा। चलिए, ये भी बात आप लोगों को समझ है, इतना जूल हो गया। चलिए, ऊर्जा या उष्मा का ऐसा मात्रक जूल होता है। आगे देखिए 12 नंबर में क्या कह रहा है,
कि 12 नंबर में कह रहा है कि 12 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगे सुनी जा सकती है। तो 12 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगे सुनी जा सकती है तो कितना सेंटीमीटर पर। तो हम लोग जानते हैं कि लैम्डा बराबर क्या होता है, c/n। ठीक है, तो हम लोगों को c प्रकाश का चालू हुआ था 3 × 10⁸ हम लोग रख दिए। ठीक है, अब बटा में आप लोग जानते हैं कि 12 मेगाहर्ट्ज है, तो 12 मेगाहर्ट्ज को हम लोग बदल देंगे। ठीक है, हर्ट्ज में तो 10⁶ हो जाएगा। तो यहाँ पर 10⁸ था, ये इससे ही कट गया 4 बार में। जब इसको आप लोग भाग कीजिएगा और ये नीचे प्लस में है तो ऊपर में माइनस में जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 1/4 गुने 10⁻² बच गया। यानी कि आप लोग एक बात समझ सकते हैं कि ये 100 हुआ, और 100 को 4 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 25 बार में, तो 25 मीटर बैंड पर। चलिए आगे की ओर। एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति स्पष्ट नहीं देख सकता है। तो कहाँ की, तो दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखता है। ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष में हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 14 में कह रहा है कि यदि एक वस्तु u मीटर प्रति सेकेंड से प्रारंभिक वेग तथा f मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण से चल रही है तो दूसरे सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, तो दूसरे सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगा मेरे भाई SN बराबर होता है, आप लोगों को क्या हो जाता है, u + हाफ a 2n-1 होता है इसका फार्मूला। तो इसको हम लोग इसी फार्मूला को यदि हम लोग शॉर्टकट में लिखें तो इस फार्मूला का आप लोगों का आंसर हो जाएगा u + t/3/2 × f। आगे देखिए क्या कह रहा है 15 में कह रहा है मेरे भाई भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी के केंद्र से लगभग ऊंचाई होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, जबकि पृथ्वी की त्रिज्या दे दिया है 6400 किलोमीटर, तो कितना होना चाहिए 100 पूछ दिया है। तो हमारे प्यारे दोस्त, तो ये तो हो गया आप लोग उतना मान। तो पृथ्वी के केंद्र से कितना होना चाहिए, तो पृथ्वी के केंद्र से 3600। ठीक है, 36,000 + 6400, तो इसको टोटल कीजिएगा तो आप लोगों को 42,400 पूरेगा किलोमीटर। ठीक है, इतना हो जाएगा 42,400 किलोमीटर। एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 में कह रहा है कि 100 वाट और 220 वोल्ट वाली एक विद्युतीय प्रेस की तापन कुंडली का प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो इसके लिए होता है R बराबर फार्मूला होता है V²/P। तो हम लोग जानते हैं कि V² यानी कि वोल्ट के स्क्वायर कीजिएगा तो 200 के स्क्वायर, 2 बार हम लोग 200 लिख लेते हैं। ठीक है, अब बटा में क्या हो जाएगा, तो आप लोग देख ही रहे हैं शक्ति, तो शक्ति कितना देते हैं 1000, तो 1000 यानी कि 3 0 1 0, यानी कि आप लोग को R का मान हो गया 20 दूना 40 ना हो जाएगा, 20 दूना 40 ओम। प्रतिरोध का मान इसमें 40 हो जाएगा, तो 40 ओम इज राइट आंसर। अब आगे देखिए मेरे भाई क्या कह रहा है कि दिए गए विद्युत परिपथ में सेलों के विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध प्रदर्शित है। तो PQ बिंदुओं के बीच तुल्य विभवांतर या विभवांतर का मान क्या जाएगा, विद्युत विभवांतर का मान क्या हो जाएगा, P और Q के बीच। तो यदि इसका हम लोग मान निकाले मेरे भाई, यदि हम लोग इसका मान निकाले तो हम लोग को टोटल माना जाएगा 9 वोल्ट। अब आप लोग कहिए कि सर कैसे आया, तो वो मैं आप लोग को एकदम सिंपल में बताता हूँ। प्रतिरोध ये और ये दोनों के दोनों समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में इसको जोड़िएगा तो 1/6 या प्लस 1 अगर 4 है दिया हुआ 1/4 कीजिएगा तो आप लोग को आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 12, नीचे में आ जाएगा तुल्य पर 1 मिनट, ऊपर में आ जाएगा 5 और नीचे में आ जाएगा 12। ठीक है, तो इसको पलट दीजिएगा तो 12/5 आ गया, R का वैल्यू आ गया 12/5 तुल्य प्रतिरोध। तो 12/5 तो आ गया, तो 12/5 को अगर काटिएगा आप लोग तो 2.4 ओम आएगा, देखिएगा काट करके। तो अब हम लोग को धारा का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो धारा I1 बराबर V1/R1, तो हम लोग को अखनी तुरंत आया है कितना है, तो V1 का मान है 15। ध्यान से देखिए V1 का मान 15 वोल्ट दे दिया है, और इसका R1 का मान कितना दे दिया है 6, काटिएगा तो 2.5 ही आएगा। ठीक है, फिर I2 के मान यानी कि I2 धारा I2 के, ये धारा I1 था धारा I2, तो यहाँ V2/R2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर V2 के मान कितना दे दिया है, तो 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट। R2 का मान कितना दे दिया है इसमें, तो 4,
ठीक है, यहाँ 4 है ना, है ये 5 वोल्ट है, तो बराबर में इसको काटिएगा तो 1.25 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल अगर हम लोग करते हैं तो टोटल अगर जोड़िएगा तो 2.5 ओम 5 एम्पियर प्लस 1.25, तो इसको जोड़िएगा तो 3.75 गुने कितना होता है, गुने V बराबर IR होता है। तो I का मान कितना आया था हम लोगों को, सॉरी V का मान कितना आया था हम लोगों को शुरू में, तो शुरू में हम लोगों को V का मान आया था 2.4। यदि इसको कैलकुलेशन करते हैं तो 9 वोल्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों 18 नंबर में क्या करा है, 1 एंगस्ट्रॉम का मान माइक्रोन में कितना होता है। तो हमारे प्यारे दोस्त आप लोग जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम यानी कि 1 पावर नोट लिखा होता है तो 10 के पावर -10 मीटर होता है। ठीक है, और इसी को यदि हम लोग लिखें तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग मीटर को इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो हम लोग इसको तोड़ सकते हैं 10 के पावर -4 गुने 10 के पावर -6 मीटर में इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, क्योंकि पावर जुटेगा तो -10 से पूरेगा। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि 10 के पावर -4, ठीक है, एक मौसी बराबर कितना होता है 10 के पावर -6, तो यहाँ पर मौसी लगा सकते हैं, माइक्रोन हो गया, यानी कि 10 के पावर -4 मौसी करने, हाँ ये हो गया। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक वर्ग ABCD के चारों बिंदुओं पर क्रमशः इतना कूलम और इतना कूलम यानी कि 4 गो है। मान लिया कि ये 4 गो बर दे दिया है, 4 गो, तो एक पर दे दिया है 5, एक 3 और एक पर 5, एक पर 3। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो इसमें आप लोगों को विकर्ण करके निकालना पड़ेगा। तो अगर विकर्ण करके आप लोग इसका टोटल वैल्यू निकालते हैं मेरे भाई, तो आप लोगों को इसका मान क्या आ जाएगा, सो आप लोगों को आ जाएगा हमारे प्यारे दोस्त 0। क्या आ जाएगा 0, क्योंकि -5 और +5 कितना हो गया 0, फिर +3 और -3 कितना आ जाएगा टोटल आवेश। ठीक है, टोटल आवेश का मान हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एकदम आसान क्वेश्चन था इसलिए हम सॉल्यूशन नहीं किए। वायुमंडलीय दाब 1.02 गुने 10 के पावर -4 मेगा पास्कल है। तो वायुमंडल द्वारा एक मनुष्य के शरीर पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, जबकि मनुष्य के शरीर का क्षेत्रफल जो 1.6 मीटर स्क्वायर दे दिया है। तो इसका एक फार्मूला होता है मेरे भाई, क्या होता है ना कि आप लोग लगा सकते हैं F बराबर बल बराबर दाब गुने क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर दाब आप लोग कितना दे दिया है, तो दाब दे दिया 1.02 गुने 10 के पावर -4 दे दिया है, और फिर गुने क्षेत्रफल कितना दे दिया है तो 1.6। अगर इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग को टोटल कैलकुलेशन का 1.632 गुने 10 के पावर 5 आ जाएगा। और बल का ऐसे मात्रक क्या होता है न्यूटन, तो अंतिम में न्यूटन लगा देंगे, यानी कि आप लोगों को करेक्ट आंसर हो गया किधर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है मेरे भाई, लेकिन आप लोगों को सॉल्यूशन मैं करके बताता हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन अगर समझ जाइएगा तो आप लोग एग्जाम में एकदम धुआं कर दीजिएगा। कर एक मनुष्य को समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब 10 सेमी प्रति मिनट की चाल से पीछे हवा, ठीक है, पीछे हटता हुआ प्रतीत होता है, तो दर्पण के पीछे हटने की चाल होगी, तो दर्पण के पीछे हटने की चाल क्या हो जाएगी, तो बस सिंपल सी बात करना है कि पीछे हटेगा वो में 2 से भाग कर दीजिए, जो आ गया वो आंसर हो गया 5। हमेशा 2 से भाग कर देना है, जब भी पीछे हटने का बात करेगा 2 से भाग कीजिए, एकदम 5 सेमी प्रति मिनट। 22 नंबर में क्या करें, 40 मीटर ऊँचे भवन से एक बालक एक पत्थर विरामावस्था से छोड़ता है। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर छोड़ता है विरामावस्था से, तो नीचे की ओर आ रहा है। तो यदि इतना गुरुत्वीय त्वरण दे दिया, इसका जी का मान आप लोगों को पूछ लिया जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर याद रखिएगा। तो पत्थर की चाल जमीन से टकराने के समय क्या हो जाएगी, तो जब आकर के टकराएगी तो हमेशा उसका गति बढ़ जाता है। तो इसको हम लोग फार्मूला लगाएंगे v² बराबर u² प्लस 2gh, ये 2 बार फार्मूला हम लोग लगा चुके हैं। तो हम लोग का अंतिम वेग v² ही रहेगा, लेकिन प्रारंभ में क्या कहा है, तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 गुने जी का मान कितना है, तो 9.8 दे दिया है, गुने h का मान कितना दे दिया है, तो 40 दे दिया है। ठीक है, 40 मीटर दे दिया है। तो अब टोटल को यदि कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका मान आ जाएगा आप लोगों को क्या आ जाएगा, तो 28 आ जाएगा। रूट में जाएगा, इधर से हटाइएगा तो पूरा का पूरा रूट में चला जाएगा, तो 28 आएगा आप लोग को रूट में से निकल करके। ठीक है, गुना कीजिएगा इसको, तो इसको आप लोग गुना कीजिएगा तो आप लोग को 28 आएगा। ठीक है, ये 40 है ये, और ये 9.8 है, ये 2 है, याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या करें, फ़ारेनहाइट स्केल पर परम 0,
ठीक है, या एब्सोल्यूट जीरो का मान क्या हो जाएगा, परम शून्य ताप का मान क्या हो जाएगा, तो उसका होता है -273। ठीक है, -200 ऐसे -273 माना गया है, लेकिन इसके लिए कैलकुलेट करिएगा तो आप लोगों को 100% आंसर आएगा। क्या आएगा, तो -459.4 फ़ारेनहाइट। और ये इसका फार्मूला होता है F बराबर, ठीक है, 9/C प्लस में 32। ठीक है, और इसमें परम शून्य ताप कितना होता है, तो -273। तो अगर हम लोग F का मान -273 रखते हैं, ठीक है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 और यहाँ C हो जाएगा। चलिए, तो इसमें आप लोगों को करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए, फार्मूला हम दे दिए हैं। 24 में करा 20 सेमी लंबी छड़ है। ठीक है, इन दोनों अंतों का पर देखिए, इसके बाद आप लोगों को जो है केमिस्ट्री भी है। ठीक है, अगला बेर से फिजिक्स अलग केमिस्ट्री अलग लाएंगे, लेकिन इस बार पूरा सेट एक लेकर के आया हूँ। और क्या करा है, दोनों अंतों पर 8 किग्रा तथा 12 किग्रा भार लटक रहा है। यदि छड़ का भार 6 किग्रा हो तो संतुलन बिंदु 12 किग्रा भार से कितनी दूरी पर होगी, तो 12 किग्रा भार से कितनी दूरी पर होगी, तो वो हो जाएगी आप लोगों को 8.46 मीटर पर। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इसका दूरी वाला फार्मूला अगर लगाइएगा तो आप लोग को आ जाएगा। यदि मैथ आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इस पर नहीं बताने में बनेगा। ठीक है, क्या करें, चित्र में संलग्न है। अब यहाँ पर चित्र में हम लोगों को एक बात देखना है मेरे भाई, क्या देखना है कि क्या कह रहा है कि यहाँ फोर्स लग रहा है, यहाँ दाब लग रहा है, यहाँ पर वेट है। तो क्या कह रहा है, यह कौन सी श्रेणी का है, तो याद रखिएगा, द्वितीय वर्ग उत्तोलक में भार W होता है। ठीक है, आयाम P हो जाता है, आलम्ब F हो जाता है, आलम्ब। ठीक है, एक ही ओर होते हैं, अतः द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक को प्रदर्शित करता है। ठीक है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक को यह प्रदर्शित करता है। चलिए, आगे की ओर हम लोग चलते हैं। 26 में क्या कह रहा है कि यदि किसी सतह पर लगने वाला बल को दुगुना कर दिया जाए तथा सतह के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो दाब प्रारंभिक, ठीक है, तो दाब जो है, तो दाब प्रारंभिक दाब के कितना गुना हो जाएगा, तो कितना गुना हो जाएगा, तो एकदम सिंपल सी बात है। देखिए, पहले P बराबर क्या होता है, दाब बराबर क्या होता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, यही ना होता है। हाँ, तो यहाँ पर क्या कह दिया है कि दुगुना बल कह दिया है, तो दुगुना बल कर दिए, और क्षेत्रफल आधा कर दिया है, तो हम आधा कर दिए। ये नीचे वाला 2 कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा, तो 2 दूना 4F अब बटा में हो गया। यानी कि आप लोग समझ सकते हैं हमारे प्यारे दोस्त, क्या समझ सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। क्या आ गया, 4 इज राइट आंसर। करें, 2 समान वेक्टरों का परिमाण शून्य है तो उनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, तो जब 2 समान परिमाण के वेक्टर जब शून्य होता है तो उसका परिमाण क्या हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा आप लोग को 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री हमेशा याद रखिए, ये ऑब्जेक्टिव है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक इंजन की सामर्थ्य 30 किलोवाट है, तो इसके द्वारा 1.5 किग्रा के पिंड को 50 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में लगने वाला समय क्या हो जाएगा, जबकि आप लोग को गुरुत्वीय त्वरण G का मान दे दिया है। तो G का मान दे दिया है, तो आप लोग को इसमें थोड़ा सा लंबा चौड़ा फार्मूला है, तो आप लोग बना भी सकते हैं। P बराबर क्या हो जाएगा, तो P बराबर होता है मेरे भाई mgh बटा में T। ठीक है, mgh बटा में T। अगर हम लोग यहाँ पर देखिए m का मान कितना दे दिया है, तो यहाँ पर m मतलब हो गया मास, मतलब वजन, तो कितना दे दिया है 150, तो 150 गुने गुरुत्वीय त्वरण का मान हो गया 9.8 गुने h का मान कितना दे दिया ऊंचाई 50, तो 50 गुने 50 कर दिए। अब बटा में क्या है T, तो समय कितना लगा है, तो समय इसमें लग गया है आप लोग को लाने में लगने वाला समय, तो आप लोग को यहाँ पर जो है मेरे भाई समय पूछ रहा है, क्या समय पूछ रहा है, एकदम समय पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग को समय पूछ रहा है, तो T जैसे के तैसे। अब यहाँ पर P था, बराबर में यहाँ P था, तो P का वैल्यू कितना दे दिया दाब, तो दाब आप लोग निकालिएगा, तो दाब आप लोगों को जो है एकदम सिंपल सी दाब दे दिया है 30। ठीक है, तो 30 दे दिया है, तो 30 गुने यहाँ पर 1000 हम लोग कर देंगे। तो इसका टोटल कैलकुलेशन कीजिएगा और इसको काटिएगा, तो काट कूट करके आप लोगों को कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो आप लोग का 2.45 सेकेंड। तो 2.45 सेकेंड किधर है, तो ये है, 2.45 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए है। अब आगे देखिए, 1 किग्रा भार तुल्य है, तो 1 kg भार जो है किसके बराबर हो जाएगा, तो 9.8
क्या हो जाएगा, न्यूटन के बराबर हो जाएगा। भार का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है, याद रखिएगा। अब आगे देखिए, माध्यम एक में चलने वाली दो यांत्रिक तरंगों की आवृत्तियों का अनुपात 3:4 है। कितना है, 3:4 है मेरे भाई। तो 3:4 दे दिया है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तो इन तरंगों का तरंगदैर्घ्य का अनुपात और आवर्तकाल का अनुपात क्या हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन व्युत्क्रमानुपाती लेमडा, यानी कि आवृत्ति हो गया, तरंगदैर्घ्य हो गया ना। तो इसी के फॉर्मूला पर, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे n2/n1, यहाँ पर करेंगे λ1/λ2। तो यहाँ पर λ1 अब λ2, तो इसका मान कितना दे दिया है, तो 4/3 दे दिया है। तो 4/3 λ1 और λ2 के मान दे दिया है 4/3। तो इसी को हम लोग अगर सूचित करेंगे तो हम लोग को 4/3 के 4/3 आंसर आ जाएगा। तो 4:3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, एकदम करेक्ट हो जाएगा आप लोग को। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, जैसे का तैसा। अब केमिस्ट्री से आ गया है हम लोगों का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी गैस अधिक सक्रिय वायु प्रदूषक है, यानी कि वायु में प्रदूषण सबसे ज़्यादा कौन सा गैस फैलाता है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि गाड़ी के वाहन ईंधन से निकलता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत विषैला गैस होता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर। कहेगा अम्लीय वर्षा, तो SO2 NO2 याद रखिएगा। C2H2 इसको हम लोग कहते हैं इथाइलिन, ठीक है, कि समजातीय, ठीक है, सजातीय श्रेणी एवं IUPAC नाम क्या है। तो इथाइन हम लोग क्या बोले, एथाइन। तो एथाइन यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर एल्काइन, एथाइन यानी कि एल्काइन। तो एल्काइन हम लोगों को यहाँ पर समजातीय श्रेणी और क्या कह दिया है, IUPAC नेम, एकदम करेक्ट। तो आप लोगों को क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो एल्काइन और एथाइन, ठीक है। एल्काइन मतलब हुआ कि एल्काइन समूह का हुआ। एल्काइन का होता है सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है, और एथाइन का होता है C2 और H2 होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 रखिएगा और यहाँ पर भी 2 रखिएगा तो क्या जाएगा, यहाँ पर 2 हो गया तो 2 हो गया, और यहाँ पर 2 रखिएगा 2 दूना 4 और 2 हटा दीजिएगा तो 2 ही ना आएगा, एकदम कन्फर्म एकदम रहेगा। सामान्य फिटकरी है, सामान्य फिटकरी का सूत्र पूछ दिया है। तो हमारे प्यारे दोस्त, फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4, K2SO4 क्या होता है, K2SO4, ठीक है, Al2SO4 के होल ट्वाइस 3 और 24H2O, एकदम याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए, अब बार बार पूछा है, पूछते रहेगा। K2SO4 Al2SO4 के होल ट्वाइस 3 इंटू 24H2O। अब आगे क्या कर रहा है मेरे भाई, कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है तो किसके क्रम में, तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, और इसको हम लोग कहते हैं मोसले का आवर्त सारणी। अब वही कहेगा आप लोगों को, परमाणु द्रव्यमान कहेगा तो वो हो जाएगा आप लोग को मेंडलीव का, ठीक है। चलिए क्या करा 35 में, कि एक कार्बनिक यौगिक का प्रतिशत संगठन निम्न प्रकार से दिया हुआ इतना इतना। तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, तो इसका मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा मेरे भाई, इसका निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ठीक है। चलिए 35 का आप लोग हो जाएगा CH, ठीक है, एगो C आएगा और एक H आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 36 नंबर में हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है, यदि समान द्रव्यमान वाले दो तत्व X तथा Y, परमाणु क्रमांक एगो के 20 दे दिया है, एगो के 22 दे दिया है, 22 है। तो यदि X के नाभिक में 22 न्यूट्रॉन है तो Y के न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा। तो परमाणु संख्या द्रव्यमान जो है, ठीक है, समान परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान समान है। तो एक X का है 22, तो इसका न्यूट्रॉन 22 है, तो इसका भी 22 से हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान जो है, इसका नाभिक में कह रहा है न्यूट्रॉन 22 है, तो यहाँ पर परमाणु संख्या 22 दे दिया है। तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं मेरे भाई, तो वो फार्मूला को अगर पुटिंग कीजिएगा तो पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द आंसर। तो हम लोग जानते हैं कि A बराबर क्या हो जाएगा, 20 + 22, दोनों के द्रव्यमान बराबर है, तो क्या आ जाएगा हम लोगों को 42 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं, एकदम सिंपल सी बात है, दोनों के द्रव्यमान समान है, तो यहाँ पर 42 आ जाएगा। एक का द्रव्यमान क्या आ जाएगा, द्रव्यमान क्या आ जाएगा 42, तो 42 आ जाएगा। तो इसमें क्या कर रहा है, तो Y में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, तो एकदम सिंपल सी बात है, आप लोग समझ ही सकते हैं कि 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, तो आप लोग देख लिए, इसको जोड़े तो क्या आया 42 आया टोटल, तो टोटल 42 है द्रव्यमान। तो इसमें भी 42 है, तो इसमें भी 42 है ना आएगा, इसका भी द्रव्यमान, वायु का द्रव्यमान कितना आ जाएगा 42 आएगा ना,
तो 42 जब आएगा तो इसमें से हम परमाणु संख्या को घटा लेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 20, तो 20 हो जाएगा इसका न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है कि संलयन पर है। तो हमारे प्यारे दोस्त एकदम सिंपल सी बात है, नाभिकीय संलयन, और सूरज भी नाभिकीय संलयन और हाइड्रोजन भी नाभिकीय संलयन, और जबकि परमाणु नाभिकीय विखंडन। ठीक है, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन। लवण के विलयन में तीसरे समूह के बाद H2S गैस प्रवाहित करने पर सफ़ेद अवक्षेप बनाता है। तो मूलक क्या है, तो कौन सा मूलक है जो सफ़ेद अवक्षेपक बनता है? तो ऑप्शन नंबर सी है, सॉरी क्या है ऑप्शन नंबर, एक मिनट, Zn पर प्लस होगा। ठीक है, जिंक हो जाएगा। ये कारण ये है, ध्यान दीजिएगा, हम बता रहे हैं, कारण ये है कि Zn जो है जब H2S से अभिक्रिया करता है तो Zn अवक्षेप बनकर नीचे चलाता है, हाइड्रोजन गैस ऊपर निकल जाता है। तो मूलक क्या आ जाएगा, Zn पर प्लस हो जाएगा। चलिए आगे क्यों हम लोग बताते हैं, अमोनियम, अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट विलयन में जिस गैस को प्रवाहित करने पर सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है वह कौन सा गैस है? तो सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है वह कौन सा गैस है? तो हमारे प्यारे दोस्त इसमें जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो हो जाता है एसिटिलीन गैस बनता है, हमेशा एसिटिलीन, इसको आप लोग याद ही कर लेंगे। कौन सा गैस बनता है, एसिटिलीन। आगे देखिए 40 में क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन के साथ अभिक्रिया करके विलयन के रंग को क्या चीज़ में बदल देता है? तो देखिए अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट है तो वह विलयन के साथ अभिक्रिया कर लेगा हाइड्रोजन सल्फाइड, तो क्या बना देगा? तो सिंपल सी बात है कि हरा रंग बना देगा। कैसा रंग बना देगा, हरा रंग। ठीक है, चलिए आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। यूरिया का सूत्र ये होता है NH2CO NH2। तो नाइट्रोजन की प्रतिशत यूरिया में कितना है? तो आज मैं प्रतिशत निकालना मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि इसका प्रतिशत निकालने के लिए एक काम करना पड़ता है कि किसका का है, तो नाइट्रोजन के। तो इसमें नाइट्रोजन कितना है, 1 और 1 2 है, तो 2 नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के टोटल द्रव्यमान हो गया 7 दूना 14, 7 दूना 14, 14 14 28। तो ऊपर में हम लोग 28 लिखेंगे और नीचे में टोटल का द्रव्यमान। तो टोटल का द्रव्यमान कितना का, 2 और 2 4 और 4 और 14, 14 28, 32, 32 और 12 क्या होगा, 44 और 44 और 16, 44 प्लस 16 कितना हो गया, 60 हो गया। तो ऊपर में हम लोग 60 रखेंगे, ऊपर में 28 और नीचे में 60 रखेंगे और गुने 100 से कर देंगे। तो टोटल अगर आप लोग निकालेगा तो आप लोग को प्रतिशत निकल कर क्या आ जाएगा मेरे भाई। तो इसके लिए जो एक मैं स्पेशल प्रतिशत निकालने वाला वीडियो बना चुका हूँ, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप लोग उसे जरूर एक बार देख लेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन रहता है आप लोगों को प्रतिशत निकालने वाला से। तो चलिए इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, दशमलव में आ जाएगा इसका आंसर। अब क्या कह रहा है कि लाल दवा जो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है वह है, तो कौन सा है जो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग होता है, पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा के रूप में प्रयोग होता है कीटाणुनाशक, पोटेशियम परमैंगनेट। अब क्या क्या निम्नलिखित ईंधनों में किसका कैलोरी मान सर्वाधिक होगा? तो हमारे प्यारे दोस्त एवं प्यारे लाल, आप लोग अगर नए नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। आप लोगों को एकदम जो भी बताएंगे पूरा क्लियर कर देंगे, एकदम धूम धड़का। ये स्पेशल चैनल है। तो क्या हो जाएगा, तो 43 का आप लोगों को क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आप लोगों को हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस निकलेगा, मान हो जाएगा तो हाइड्रोजन गैस का। आगे देखिए क्या कर रहा है, जब सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो जब सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करता है मेरे भाई, तो वो आप लोगों को बना देता है मेथेन गैस। क्या बनाता है, मेथेन गैस। आगे देखिए एथिलीन जब पोटेशियम परमैंगनेट के तनु क्षारीय विलयन के साथ अभिक्रिया करती है तब बनाती है, क्या बनाती है? तो तनु क्षारीय विलयन के साथ जब पोटेशियम एथिलीन जब पोटेशियम परमैंगनेट के तनु विलयन क्षारीय विलयन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल। आगे देखिए 46 नंबर में कह रहा है कि रेडियम 266 की अर्धायु 1580 वर्ष है, तो इतना वर्ष के बाद अपनी प्रारंभिक मात्रा का क्या हो जाएगा? तो इतना वर्ष के बाद अपनी प्रारंभिक मात्रा का क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 1/8। अब कैसे होगा वो मैं अभी आप लोगों को डिटेल में कर देता हूँ। तो मेरे भाई आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को धीरे धीरे क्या करना है कि आधा आधा करते 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 अगर आप लोग पहुँचते हैं तो ये 1/2 को अगर आधा कीजिएगा, ठीक है, इतने वर्ष के लिए, समझ रहे हैं ना? हाँ,
तो 1/4 आ जाएगा। इसी तरह से आपको घटाते चले आएगा। तो ऐसे ही घटते चला आएगा। तो आप लोग क्या करना है कि सभी को एक बार जोड़ देना है, तो वो 1/8 रह जाएगा। क्या रह जाएगा? 1/8 रह जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, आगे कह रहा है कि कौन सी विशेषता वैद्युत संयोजी यौगिक में नहीं पाई जाती है। तो वैद्युत संयोजी यौगिक में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है, सो पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर, विद्युत के कुचालक। ठीक है, संयोजी यौगिक जो है वह विद्युत के कुचालक नहीं होता है। निम्नलिखित में किन दो तत्वों के नाभिकों के बराबर संख्या न्यूट्रॉन होता है? तो न्यूट्रॉन संख्या बराबर होता है। एकदम आसान क्वेश्चन पूछ दिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 48 का हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी। तो इन दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा, क्योंकि देखिए इसका परमाणु संख्या 6 होता है और इसका परमाणु संख्या 7 होता है। इसमें 13 दे दिया है, तो इसको घटा दीजिए तो कितना आ गया? 6 न्यूट्रॉन की संख्या। इसको भी घटा दीजिए, कितना आ गया? न्यूट्रॉन की संख्या 6। मतलब टोटल को घटाइएगा, जब भी ऐसे करके घटाइएगा दोनों में से, 6 आ गया, 13 में से 7 घटाइए, 12 में से 6 घटाइए, ऊपर का में से नीचे का घटा दीजिए, वही न्यूट्रॉन की संख्या आता है, वही समान है। तो ऑप्शन नंबर इसके अनुसार सी हो जाएगा। चलिए, एक हाइड्रोजन परमाणु में चौथी कक्षा की त्रिज्या दूसरी कक्षा की त्रिज्या की अपेक्षा कितने गुना बड़ी होती है? तो कितने गुना बड़ी होती है मेरे भाई? तो वो 4 गुना बड़ी होती है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मात्र 10 क्वेश्चन और बच गया है। निम्नलिखित अभिक्रिया में किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। इसमें का जो है सल्फेट इसमें आ गया है, यानी कि इसमें का ऑक्सीजन इसमें आ गया है, यानी कि एगो हटा के एगो सटा के, एक उत्पाद में से हट रहा है, इसमें सट रहा है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी इसको हम लोग कह सकते हैं। क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन। एगो हट जाएगा ए में से SO4 है, ए में सट जाएगा। तो जब भी एगो हटा के एगो सटा के रहेगा मेरे भाई, तो उसको प्रतिस्थापन कहते हैं। चलिए अब अगला नंबर देखिए, 51 नंबर में क्या कह रहा है मेरे भाई? कहे कि एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है? तो एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है? तो 51 का आप लोग को ऑप्शन नंबर बी, मेथेन होता है उत्पन्न। कौन सा? मेथेन। 52 का एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र M3PO4 के होल 5 है। इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसके ऑक्साइड का सूत्र एकदम आसान है, M2O5। M2O5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? M2O5। आगे कह रहा है कि STP पर 22.4 लीटर SO2 का भार क्या हो जाएगा? तो इसका भार हो जाएगा मेरे भाई एकदम 64 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 64 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 53 का क्या हो जाएगा? 64 ग्राम हो जाएगा। अब कहिए कैसे सर जी? तो हम बताते हैं आप लोगों को कि यहाँ पर सल्फर का 32 होता है, ठीक है, और 2 गुने ऑक्सीजन के 16 दूना 32 हो गया, 2 है था। अभी 16 दूना 32 दूना कितना हो गया? 1 मिनट। 32 दूना कितना हो गया? 1 मिनट। ऑक्सीजन के 16, अच्छा हाँ, यहाँ 16 ना कर देना है, 16। तो ये हो गया 32 और प्लस 16 दूना 32, ठीक है, 32 32 64 आ गया, एकदम राइट आंसर। चलिए, LPG का मुख्य घटक क्या आता है? मेथेन गैस है कि एथेन गैस है कि प्रोपेन आइसोब्यूटेन? तो हमारे प्यारे दोस्त, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन रहे ऑप्शन में अगर ऐसा दे दिया जाए तो आप लोग को हमेशा इसमें ऑप्शन मारना है ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन मारना है, ठीक है। एथेन प्रोपेन भी होता है, लेकिन ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन मारना है। 55 में वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ा दे क्या कहलाता है? धनात्मक उत्प्रेरक कहलाएगा, यानी कि उत्प्रेरक वर्धक। क्या कहलाएगा? उत्प्रेरक वर्धक कहलाएगा। धनात्मक उत्प्रेरक इसी को कहते हैं। 56 में कहा कि क्लोरीन किस विधि से बनाई जाती है? क्लोरीन किस विधि से बनाई जाती है? तो क्लोरीन को हम लोग बनाते हैं हमारे प्यारे दोस्त, उसको बनाते हैं हम लोग डीकन विधि से। कौन सा? डीकन विधि से। कौन सा विधि से? डीकन। हाइबर विधि से अमोनिया बनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 57 में एक यौगिक का अनुभार 98 है, तो यौगिक का वाष्प घनत्व क्या हो जाएगा? तो उसका अनुभार 98 है, तो वाष्प घनत्व क्या हो जाएगा? तो एकदम सिंपल सी बात है, 49 हो जाएगा। 2 से भाग कर देना है हमेशा वाष्प घनत्व। अब क्या कर रहा है कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कौन है? तो E बराबर mc² होता है। E बराबर mc²। E क्या होता है? ऊर्जा। M क्या होता है? द्रव्यमान। C क्या होता है? प्रकाश का वेग या चाल। अब आएगा H2 तथा O2 में विसरण का अनुपात क्या हो जाएगा?
तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो एकदम सिंपल सी बात है इसका कि आप लोगों को मैं एक इसमें सॉल्यूशन बताऊंगा जो आप लोग को 100% दिमाग में उतर जाएगा। यहाँ पर हमारा बात ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, क्या देना है 100। तो 59 नंबर में आप लोग को एक ही बात एकदम ध्यान में रखना है कि आप लोग को रूट में रख देना है, ठीक है। विसरण की दर के अनुपात पूछेगा तो हम लोग क्या करना है, ऊपर में हाइड्रोजन रख देना है H2 और नीचे में रख देना है O2, ठीक है। फिर बराबर कर देंगे। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, 2 गो है तो 2 हो गया। ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है, 16 दूना 32 हो गया, 2 गो है तो आप लोग जानते हैं इसको से इसको काटिएगा तो क्या आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि रूट अंडर 1/16 है, तो बाहर में कितना आएगा, 1/4 आ जाएगा, यानी कि 1:4 आ गया। तो हम लोग किधर घसेंगे, तो 1:4 इज राइट आंसर। अब ये लास्ट नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि ये जो है ईथर है और ये अल्कोहल है। तो ईथर और अल्कोहल क्या है, तो ये जो है 2 कार्बनिक यौगिक है, जो सजातीय यौगिक है, 2 समावयवी यौगिक क्या हो जाएगा, 2 समावयवी यौगिक, क्योंकि दोनों के अणुसूत्र एक समान निकलेंगे तो इसलिए समावयवी यौगिक। तो हमारे प्यारे दोस्त, जितने आप लोगों को साइंस का पूछा था सो 60 के 60 में बता दिया। तो आप लोग को 60 नंबर का तैयारी मैं करा दूंगा और मैथ का बाद में मैं सोचूंगा, ठीक है। अभी रेगुलर आप लोगों को यही साइंस वाला अपलोड होगा और इतना ही देर का वीडियो रहेगा, क्योंकि सॉल्यूशन के साथ मैं बताता हूं तो थोड़ा लेट तो लगभग करेगा, लेकिन आप लोग धैर्य रखें। आप लोग को 100% ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो हमारे प्यारे दोस्त, अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जितना हो सके उतना शेयर करें। तो चलिए इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो के साथ। आप लोग जरूर नीचे दिए गए वीडियो को आप लोग एक बार विजिट करेंगे। चलिए इतना ही पर, जय हिंद जय भारत।